नमस्ते व्यूअर्स, जयपुर डायलॉग यूएसए पे आपका स्वागत है। मैं हूं विभूति झा। एक व्यक्तिगत रूप से चर्चा करनी थी कि मैं 5-6 दिन नहीं आ पाया था, कोई शो नहीं कर पाया था। उसका एक कारण था। वो कहते हैं कि अकस्मात कुछ हो जाता है। तो माय वाइफ हैड टू बी एडमिटेड इनटू इमरजेंसी रूम एंड वो थोड़ा टाइम ले गया, थोड़ा मूड बदल जाता है। तो वो सब करते करते आज हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं अपनी श्रृंखला की। और उसके पहले मैं कुछ कहूं, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल एंड गिव योर फीडबैक। आज मैं इस बात से जब मैं हॉस्पिटल में था ना, तो मैं ये सोच रहा था कि अकस्मात बहुत सारी घटनाएं होती हैं। सबसे बड़ी बात उसकी ये होती है कि मैनेजमेंट का एक स्लोगन है जो हम अपने प्रैक्टिस में यूज करते हैं, एंड ऑफ अ प्रॉब्लम इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू प्रॉब्लम। यू नो, सॉल्यूशंस जो आते हैं उसका सॉल्व करते हैं और फिर एक नई समस्या की शुरुआत करती है। उसमें एक ही चीज याद करना होता है, एम आई रेडी फॉर दैट। इट इज परपीचुअली वही कहानी है हमेशा से इंसान की। क्या हम तैयार हैं, तत्पर हैं, अग्रसर हैं या नहीं। तो ये 2024 का इलेक्शन खत्म हुआ है। मैंने अपने एक शो में कहा था लोगों को कि 2019 में जब हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि सारा का सारा जो टूल किट है वो भारत की तरफ आएगा 2024 में। ये मैंने चर्चा 2020 में कही थी कि ये सारा का सारा जो है एलिटिस्ट, ग्लोबल एलिटिस्ट, जिसको मैं प्यार से कहता हूं जेम्स बॉन्ड मूवीज के मेगालोमेनियक बिलियनर्स, जो दुनिया को अपने रुत में बदलना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, वो उन लोगों ने अपने पैसों का बेशुमार इस्तेमाल किया लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामिस्ट, सब लोगों को मिला करके उन लोगों ने देखा कि इस ग्रुप इंडिया और हिंदुत्व को शेकअप करना है। उन तीनों ग्रुपों के लिए, उन तीनों गिरोहों के लिए हम उनके कॉमन एनिमी हैं। ये एस्टैब्लिश हो गया। ये टूल किट बन के पहुंचा भारत। आज हम देख रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन भी पलक झपकते खत्म हो गया। 2019 से 2024 की यात्रा लगता है कि कल ही बात कर रहे थे। तो मैं आज इस बात से चर्चा करूंगा कि ये 2024 का इलेक्शन खत्म हो गया। 2024 का इलेक्शन अब इंग्लैंड में होने वाला है, फ्रांस में होने वाला है, भारत में तो हो गया, अब 2024 नवंबर में अमेरिका में होगा। तो 2024 जो है इलेक्शन बड़ा ही दुनिया के लिए बड़ा प्रभावी साल है ये। अब जो है हमें तैयारी करनी पड़ेगी। मैं ये सोच रहा हूं 2029 की, और इसमें कोई झिझकना नहीं है। रोज का काम होता है, उसके साथ साथ 2029 का इलेक्शन आना है। शायद 2027 में आ जाए, हु नोज, वो भी आ जाए। लेकिन ये बात को सोच करके हम सबों को, और हम जिस बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को जो सपोर्ट करते हैं, खुलेआम सपोर्ट करते हैं, जो कोई बेझिझक सपोर्ट करते हैं, अपॉलॉजिस्ट नहीं है, हम सपोर्टर्स हैं, अपॉलॉजिस्ट नहीं है। हम इस बात पे भी नहीं बहकेंगे कि हम ज्यादा जरूरत से ज्यादा शिकायत करें। एक होता है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, फीडबैक एंड फॉलो अप इज इंपॉर्टेंट। इस फीडबैक और फॉलो अप से ही आदमी सीखता है। अगर फीडबैक और फॉलो अप मैं बुरी तरह से या उसका मैं गुस्से में आ जाऊं तो मैं कभी सीख नहीं पाऊंगा। सीखने का सबसे बड़ा मुद्दा होता है जब आपको फीडबैक मिलती है, आप उस फीडबैक पे फॉलो अप करते हैं ताकि हम अच्छे बन सकें। तो 2024 का इलेक्शन खत्म हो गया। हमें सारा का सारा की सारी कहानी हमारे सामने है। 400 की उम्मीद, 240, 296 सब पता है। लेकिन आपको ये याद होगा कि मैंने शुरुआत से ये बात कही है कि मेरा उद्देश्य जब मैदान में उतरते हैं खेलने के लिए, उद्देश्य है जीतना। मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा क्योंकि ये जो बात है, ये मानसिक अवस्था की बहुत बड़ी चर्चा है। माइंड सेट होनी चाहिए, जीतने की माइंड सेट होनी चाहिए। चाहे सर फूटे या माथा, कहते हैं ना, चाहे सर फूटे या माथा, जीतना है हमें। मेरे दुश्मन को वो ट्रॉफी नहीं मिलनी चाहिए।
तो मैंने शुरुआत से यही कहा था कि अपना उद्देश्य है 272 प्लस, बस। चाहे इंडी हो या महागठबंधन हो, जो भी हो, उनको सत्ता नहीं मिली, तो उस हिसाब से विजय स्थापित हो गया। लेकिन हमने सीखा क्या? ये हमारा फीडबैक क्या है इस इलेक्शन का? इस इलेक्शन का फीडबैक जो मैं समझता हूं कि यहां तक कि इतने महाप्रभु शंकराचार्य लेकर के वो भी मोदी जी से नाराज थे। हम सोचते हैं कि जेपी नड्डा ने कहा बीच इलेक्शन के कैंपेन में, बीच इलेक्शन में, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब उनके मन में क्या था मैं नहीं जानता हूं। मैं इन हादसों को सामने लाता हूं, इन चर्चाओं को सामने ला रहा हूं आपके। तो शंकराचार्य जी लोगों ने भी मोदी जी के खिलाफ बातें कह दी थी कि मंदिर में ऐसा नहीं होता, मंदिर में वैसा नहीं होता। बहुत लोग नाराज हुए थे, बहुत लोग नाखुश हुए थे कि ये क्या हो रहा है। लोगों ने कहा कि हम शंकराचार्य पे आदि शंकराचार्य पे कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही ज्ञानी है। सही बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आदि शंकराचार्य जी, अगर मैं वाद विवाद के ऊपर जाऊं तो यह पूछूंगा कि क्या आपको ये पब्लिक में बात कहने की जरूरत थी? मैं इस बात पे जजमेंट में नहीं आ रहा हूं, आपकी विद्वता के को लेकर के मैं आपसे सीखना चाहता हूं कि क्या वही मैसेज किसी और अच्छी तरह से दिया जा सकता था। बिकॉज कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा सिलसिला ये होता है कि सिर्फ देने वाले हम बोल गए, उसका उसका एक ही अर्थ होता है, समझने वाला समझा कि नहीं समझा, ये मेरा दायित्व है। कम्युनिकेशन का जो बोलता है, लीडरशिप जो बोलती है, आवाज उठाती है, उसका असर क्या पड़ रहा है, ये कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा लेसन है। कहना बहुत आसान होता है, बोलना बहुत आसान होता है। तो मैं ये सवाल आदि शंकराचार्य जी से पूछूंगा, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अति उत्तम श्रेणी के लोग माने जाते हैं, आपकी बातों पर लोगों को भरोसा होता है, तो क्या वो कम्युनिकेशन ठीक था? ये सोचना पड़ेगा। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। एक और नाम याद आता है, सुब्रमण्यम स्वामी जी। बहुत ही उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनका भी अपना एक विचार था। हमने उनकी चर्चा, उनके बारे में चर्चा की थी। 2 आईआईटी के लोग थे हमारे साथ इस प्रोग्राम में, काफी पॉपुलर हुआ, बहुत लोगों ने कमेंट भी किए। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी शुरुआत से ही मोदी जी के खिलाफ लगे हुए हैं। उनकी अपनी आशाएं थी, उनकी अपनी आकांक्षाएं थी, और तो इलेक्शन के टाइम पे वो बिल्कुल एंटी मोदी हो गए थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि मोदी, उनकी आवाज के कारण बहुत से लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया हो, क्योंकि ये इलेक्शन मोदी वर्सेस रेस था। वो भी हो सकता है। इस बीच में क्या होता है कि बहुत सारे लोग सलाह मशविरा देते हैं, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। मोदी जी सारे की बातें सुन भी नहीं सकते हैं। तो जब फीडबैक और फॉलो अप जब इंसल्ट करने लगे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम फीडबैक को मॉड्यूलेट करें, असर होना चाहिए। तो अब जो है, मैं इस बात से मानने लगा हूं कि अब हमें जो है आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं, बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ समझ लिया। अब 2029 या 2027 जब भी हो, उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, आतंकवादी जब हमला करता है तो ये सोच के हमला नहीं करता है कि आप तैयार हैं या नहीं हैं। आपको उसका प्रत्युत्तर देना पड़ता है, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि 2029 की तैयारी आज से शुरू हो। आप सब, हम सब इस बात को समझें कि 2029 की तैयारी, वो पलक झपकते वो आ जाएगा 2029। मानिए, मैं सच कह रहा हूं, 2029 पलक झपकते आ जाएगा। क्या हम तैयार हैं? तो हमने क्या क्या सीखा? 2-3 चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट सी होती हैं। एक बहुत बड़े कमेंटेटर हैं स्वामीनाथन अय्यर जी। कल उनकी टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने एक आर्टिकल देखी जिसमें लिखा था उन्होंने कि डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंज फ्रॉम मोदी, ही विल कंटिन्यू एज इट इज। एंड उन्होंने मेरे स्पोर्ट, जो जिसके बारे में मैं हमेशा आपसे बात करता हूं, स्पोर्ट्स एनालॉजी की जो बात मैं कहता हूं आपसे, कि स्पोर्ट्स से हमें सीखना पड़ेगा, हमारे अंदर स्पोर्ट्स माइंड लाना पड़ेगा हम लोगों को।
स्पोर्ट्स माइंड क्या होती है? स्पोर्ट्समैन जब होता है ना, जब आप क्रिकेट में रन आउट हो जाते हैं या कैच आउट हो जाते हैं, तो आपका दुश्मन आपको ये नहीं कहता है कि चल एक बार और बैटिंग कर ले यार, तुम्हारे दुर्भाग्य से तुम आउट हो गए, एक बार और बैटिंग कर लो। आपको बाहर जाना पड़ता है और आपको अपना अपना टर्न आने के लिए रुकना पड़ता है, राइट? दैट्स द लेसन ऑफ स्पोर्ट्स माइंड। मैच हार या जीत एक कैच ड्रॉप होने से, एक अनफॉर्चुनेट रन आउट से, या आपने 4 रन दे दिए उससे हो जाता है। समझिए इस बात को। स्पोर्ट्स माइंड इज ऑलवेज क्रिटिकल फॉर आवर विक्ट्री एंड आवर शेप ऑफ लाइफ टू कम। बिकॉज आपको जो भी समस्या है, जो भी सिचुएशन है, आपको उसमें जाना है और आपको उससे डील करना है, पीरियड। देयर इज नो फर्दर आर्गुमेंट ऑन दैट। चाहे आप टेनिस का उदाहरण लें, फुटबॉल का उदाहरण लें, क्रिकेट का उदाहरण लें, सबसे अच्छे स्कोरर्स जो होते हैं वो पेनल्टी भी मिस करते हैं। याद रखिएगा इस बात को। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि व्हाट डिड वी लर्न? 2 or 3 क्विक टेक्स, very quick takes. One is, I think Prime Minister Modi would have realized, he tried his very best to do सबका विश्वास सबका प्रयास। By itself नारेबाजी में बहुत अच्छा नारा है, लेकिन वो अनरियलिस्टिक नारा था। अगर प्रधानमंत्री इस बात को सुन रहे हैं या बीजेपी के लोग इस बात को सुन रहे हैं, तो ये सोचिए कि एक कहते हैं एम्बिशन और आशा में बहुत फर्क है। एक कहते हैं नहीं कि हम आशा और उम्मीद करते हैं कि ऐसा शायद हो जाए, राइट? कभी कभी नहीं होता है। तो इस बात की अब पुष्टि हो गई है अच्छी तरह से कि अपीजमेंट और पैंडरिंग या बेंडिंग बैकवर्ड्स, कोई मेरी बात मान लेगा, वो नहीं होता। तो अब जो है, अपीजमेंट, पैंडरिंग एंड बेंडिंग बैकवर्ड्स टू अकोमोडेट समबडी मस्ट स्टॉप। दूसरी बात, अपने कोर वोटर्स को कभी भूलिए मत। उसका एक अंग्रेजी का बड़ा फ्रेज है, डोंट टेक योर वोटर्स फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक एनीबॉडी फॉर ग्रांटेड। ये बात सोचनी पड़ेगी, बहुत निश्चित तरह से सोचनी पड़ेगी। और तीसरी बात यह है कि इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे विचार से बहुत अच्छी चीजें की है। उन्होंने बहुत ही भारत का सम्मान बढ़ाया है, भारतीयों का सम्मान बढ़ाया है बहुत ज्यादा। बट हिंदुओं से मेरा अनुरोध है कि उनके आने से मेरे विचार से सबकी आवाज खुल गई है। सोशल मीडिया से लेकर के हम सब अपने आप को व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे हैं, राइट? अगर जब एक्सप्रेशन करते हैं तो एक बात सोचिएगा कि सारे का सारा जो समाधान है कैसे होगा, हमारा व्यक्तिगत क्या अनुदान होगा उसमें, हमारा व्यक्तिगत रूप से क्या कंट्रीब्यूशन होगा उसमें, मैं क्या कर सकता हूं। आफ्टर ऑल, इन डेमोक्रेसी, योर एंड माई वोट मैटर्स एंड योर एंड माई वोट काउंट्स। तो इस बात को भी लेके सुनिए। मैं आपको इस बात का आह्वान देता हूं कि आपने अपने आप से क्या किया, आपका क्या कंट्रीब्यूशन था। बैठ के सिर्फ सवाल पूछना, बैठ के सिर्फ ज्ञान पेलना, या हमने कुछ किया? इस बात को सोचिए व्यक्तिगत रूप से। उसको उस व्यक्तिगत रूप से जो चर्चा होगी उसको हमें सामूहिक बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसको कार्यान्वित करना पड़ेगा। सरकार में कहते हैं ना कि हर चीज को कार्यान्वित नहीं किया तो वो विफल हो जाता है। इन बातों को देखते हुए हम इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। 2029 की लड़ाई जब होगी उसके लिए हमारी तैयारी क्या करनी है, क्या हमने 2024 से हमने क्या सीखा। हमारा जो काम है उसमें हम हमेशा कहते हैं डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग का मतलब ये होता है कि हमने क्या किया, उसका असर पूरा क्यों नहीं पड़ा, हमने क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, हमने क्या किया जो हम अच्छा कर सकते थे, राइट? इसकी चर्चा हम सबों को करनी पड़ेगी। इतना मान लीजिए, और प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है,
मान लीजिए हमारे दुश्मन हमारा सर्वनाश करना चाहते हैं, एक बात और कहूंगा मैं, उस सर्वनाश से अगर हमें बचना है या जीतना है, ये डिसीजन आपको लेना होगा। दुश्मन की हरकतें, दुश्मन का सारी व्यवस्था को अब हमने देख लिया है। अब इसको समझने के लिए आगे क्या करना होगा। बंगाल में वायलेंस हो रही है, देखिए हर जगह वायलेंस शुरू हो गई है। ये मैंने भी कहा था, पहले भी कहा था कि टूल किट का लास्ट वेपन होगा वायलेंस। अगर आप उसका प्रत्युत्तर देते हैं तो बोलेंगे सरकार वायलेंस कर रही है, तो चित हम जीते पट तुम हारे। सोचिएगा इस बात को, हमें ये खेल कैसे जीतना है। भारत का भविष्य, भारतीयों का भविष्य, हिंदुओं का भविष्य खतरे पे है, दांव पे है, और आपको और हमको, हम पे प्रहार होगा, निश्चित है, क्योंकि हम कॉमन एनिमी हैं सबों के। तो जब हम जानते हैं अपने दुश्मनों को, साम दंड भेद भाव सब हमारे साथ करते हैं, हम ही नहीं करते। सोचिए इस बात को, साम दंड भेद भाव का विचार जो है हिंदू संस्कृति में है, लेकिन हम ही उसका पालन नहीं करते हैं, दूसरे हमारे साथ करते हैं। आज की चर्चा बस इतनी, फिर मुलाकात होगी, फिर दर्शन देंगे, दर्शन होंगे आपके। आप इस बात को भूलिएगा मत, तैयारी करनी है, तत्पर तैयार होना भी है। देखिए एक बात बताता हूं, वी ऑल नो दैट हमारा काम ही वही है। द वर्क दैट वी डू इज दैट यू विल ऑलवेज फेस अ प्रॉब्लम। What is your mental makeup to take care of that problem is key, and for that you have to mentally ready. बातें करना, बकबक करना बड़ा आसान होता है, समस्या का समाधान करना एक और कमिटमेंट की बात होती है। लास्ट बिट, वजन बढ़ाना बड़ा आसान होता है, प्यार से खाना खाया जाओ गुरु, वजन बढ़ता जाएगा। लेकिन जिस दिन 1 किलो कम करना होगा, उस दिन सारी दुनिया बदल जाएगी। समझिए इस बात को। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। सत्य को जीतने के लिए आपको उठना पड़ेगा।